हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस पहले प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस पहले प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 356 से यहाँ पर 45 से कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 356 से यहाँ पर 45 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 852 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पता करेंगे कि 356 से यहाँ पर 45 कैसे बना है। तो 356 से यहाँ पर 45 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले ध्यान से देखिए 356 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो मेरे भाई 356 मिलकर बना है 3, 5 और 6 से। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इन तीनों संख्याओं को सबसे पहले आपस में गुणा किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, 15 छीके कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अब 90 से 45 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 90 को 2 से भाग किया गया है। यदि हम 90 को 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 45। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 45 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर है, 852 के अंदर है। और 852 से पता करेंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले देखिए 852 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो 852 मिलकर बना है 8, 5 और 2 से। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को सबसे पहले आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 से, और 40 का 2 के साथ में गुणा करेंगे तो 40 दुआ के हो जाएगा 80। अब मेरे भाई जिस प्रकार से यहाँ पर 90 को 2 से भाग करके यहाँ पर 45 लाया गया है उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस 80 को भी 2 से भाग कर देंगे। तो 80 को 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 40। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 40। अब हमें देखना है कि संख्या 40 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 40 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके
रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस 80 रुपये की फीस के अंदर आपको सबसे पहले इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। ठीक है, इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर मेरे भाई आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे किसके, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। इस तरह से आपको मात्र 80 रुपए की फीस के अंदर ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने संख्याओं के दो समूह दिए गए हैं, यानी कि यह है पहला समूह और यह है दूसरा समूह। यानी कि जिस प्रकार से इन दोनों समूह की संख्याओं में आपस में जो संबंध है वही संबंध इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प की संख्याओं में है, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता करना है कि इन दोनों समूह की संख्याओं में आपस में क्या संबंध है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इन दोनों समूहों की संख्याओं में आपस में क्या संबंध है। सबसे पहले देखिए पहले समूह को, पहले समूह में संख्या दी गई है 5, 35 और 7, तो इनके बीच में आपस में क्या संबंध है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहले समूह की पहली संख्या और तीसरी संख्या, यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दें तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए 5 और 7 को आपस में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 7 पंजे 35। ठीक है, और बीच में 35 दिया भी गया है। इसी प्रकार से देखिए दूसरे समूह के अंदर है, दूसरे समूह के अंदर हमें संख्या दी गई है 8, 32 और 4 है। और यहाँ पर भी देखिए मेरे भाई पहली संख्या और दूसरी संख्या, यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दे तो बीच की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर देखिए 8 और 4 को आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 चौक 32 और 32 हमें दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प की संख्याओं में यह संबंध है। यानी कि मेरे भाई हम क्या करेंगे, एक एक विकल्प की संख्याओं को चेक करेंगे। जैसे देखिए पहले विकल्प के अंदर हम क्या करेंगे, पहली संख्या और तीसरी संख्या दोनों को आपस में गुणा करने पर क्या प्राप्त होना चाहिए, बीच की संख्या। तो यहां पर देखिए 11 और 5 को आपस में गुणा करेंगे तो क्या 56 बनेगा। तो यहां पर देखिए 11 5 बनेगा 55, दिया गया है 56, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा गलत। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे मेरे भाई, ऑप्शन बी को चेक करेंगे। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन बी में देखिए पहली संख्या है 3 और तीसरी संख्या है 9, तो 3 और 9 को आपस में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 9 तिये 27। और मेरे भाई ध्यान से देखिए बीच में 27 दिया भी गया है, यानी कि यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सभी विकल्पों को चेक करके देखते हैं। यहां पर देखिए ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया है क्या, यानी कि पहली संख्या है 4 और तीसरी संख्या है 7, तो 7 और 4 को आपस में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 7 चौक 28, जबकि बीच में दिया गया है 30, यानी कि ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर जो ऑप्शन डी दिया गया है इसको भी चेक करेंगे। ऑप्शन डी में दिया गया है पहली संख्या कितनी है 9,
और मेरे भाई तीसरी संख्या कितनी है 4 है, तो 9 चौक कितना बनेगा 36 है, जबकि बीच में कितना दिया गया है 38 है। यानी कि ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि जो हमारे सामने ये दो संख्या समूह दिए गए हैं, इसी प्रकार से या फिर जो इन दोनों समूहों की संख्या में जो संबंध है वही संबंध है ऑप्शन बी की संख्याओं के अंदर है। तो मेरे भाई दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। और देखिए आपके एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर सीरीज से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 8 है, 8 के बाद में 24 है, 24 के बाद में 72 है, 72 के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद में दिया गया है 648 है। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो देखिए सबसे पहले देखिए सीरीज में दिया गया है 8, 8 के बाद में दिया गया है 24 है, तो 8 से 24 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 8 का क्या कर दें 3 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 8 तिये 24। फिर देखिए 24 से कितना बन रहा है 72 है, तो 24 से 72 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, यदि हम 24 का क्या कर दें 3 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 24 तिये 72 है। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 72 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए, देखिए 8 से 24 बनाने के लिए क्या किया गया है 3 गुना, 24 से 72 बनाने के लिए क्या किया गया है 3 गुना, तो 72 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम 72 का क्या कर देंगे 3 गुना। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 72 का हम क्या कर देंगे 3 गुना, तो 72 का 3 गुना कितना होता है, तो 72 तिये हो जाएगा 216। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 216। अब इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या 216 भरने के बाद में यहाँ पर देखिए 216 के बाद में क्या 648 ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सभी का 3 गुना हुआ है तो 216 का भी 3 गुना कर देंगे, तो 216 का 3 गुना कितना हो जाएगा 648। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 216। अब हमें देखना है कि 216 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 216 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 16 का संबंध है 264 के साथ में, उसी प्रकार से 22 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 16 से यहाँ पर 264 कैसे बना है। तो 16 से 264 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 16 का किया गया है स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 16
का स्क्वायर होता है 254। उसके बाद में क्या किया गया है, इसी 16 को मेरे भाई क्या किया गया है, 2 से भाग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 16 को 2 से भाग करेंगे तो कितना बनेगा, 8। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 264 बनाने के लिए क्या किया गया है, 254 और 8 इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है। तो 254 और 8 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 264। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 264 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 22 के अंदर है, और इस 22 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 22 का हम करेंगे स्क्वायर। ठीक है, 22 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 22 का स्क्वायर होता है 484। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 22 का क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, यानी कि इस 22 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 22 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 11। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 484 और 11 मिलकर बन जाएगा कितना, 495। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 495। अब हमें देखना है कि संख्या 495 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 495 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि ये 5वां प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक है। और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लोगे। ट्रिक क्या है तो वो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो मेरे भाई याद रखना ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 8 त्रिभुज होते हैं। यानी कि इस टाइप की एक आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 8। अब हमें देखना है कि इस टाइप की आकृति इस बड़ी वाली आकृति में कितनी दी गई है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, इस तरह की आकृति बड़ी वाली आकृति में कितनी दी गई है, तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, पहली आकृति तो हो जाएगी ये, दूसरी आकृति हो जाएगी ये, और तीसरी आकृति हो जाएगी ये। यानी कि मेरे भाई कितनी आकृति दी गई है, 3। और एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 8 हैं। तो 3 को हम क्या कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 तिये 24 है। और जिसने भी 24 को आंसर कर दिया समझना उसका ये प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से देखिए, पहली आकृति और दूसरी आकृति, इन दोनों आकृतियों को मिलाने पर भी त्रिभुज बनता है। तो मेरे भाई 24 यानी कि 24 त्रिभुज बन गए। उसके बाद में आप ध्यान से देखिए, पहली आकृति और दूसरी आकृति के अंदर मेरे भाई दोनों आकृतियों को यहाँ पर ध्यान से देखिए इस तरह से मिलाने से एक त्रिभुज तो ये वाला बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसी प्रकार से जस्ट इसके नीचे एक त्रिभुज यहां से देखिए ये वाला बन जाएगा। तो मेरे भाई पहली आकृति और दूसरी आकृति के अंदर अलग से कितने त्रिभुज बने, 2। ठीक है, अब इसी प्रकार से ध्यान से देखिए मेरे भाई दूसरी आकृति और तीसरी आकृति, इन दोनों को मिलाने पर सेम इसी प्रकार से क्या बनेंगे, 2 त्रिभुज बनेंगे। एक त्रिभुज बनेगा ये,
ठीक है। और एक जस्ट इसके ऊपर बनेगा कौन सा वाला, ये वाला मेरे भाई, ध्यान से समझना, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज ये बन गए, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसके अंदर +2 कर देंगे, तो 2 और 2 कितना बन गया, 4, यानी कि अलग से त्रिभुज कितने बने, 4 हैं। और यहाँ पर देखिए तीनों आकृतियों को मिलाने से कितने त्रिभुज बने थे, 24 हैं। तो मेरे भाई 4 के अंदर हम क्या कर देंगे, 24 को प्लस कर देंगे, तो 4 और 24 मिलकर बन जाएगा 28। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस कंप्लीट आकृति के अंदर टोटल कितने त्रिभुज हैं, 28 त्रिभुज हैं। अब हमें देखना है कि 28 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 28 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जो हमारे द्वारा मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया गया है वो इसी टाइप के बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के साथ में तैयार किया गया है। तो पीछे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके उस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को आप मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए काफी बार एग्जाम के अंदर कंप्लीट डेट भी आपसे पूछ ली जाती है, तो याद रखना WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरे भाई याद रखना WHO का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। ठीक है, और ये छठा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी है फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी है माइकोलॉजी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से जड़त्व का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए वैज्ञानिक न्यूटन ने, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक आइंस्टीन ने, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जड़त्व का नियम दिया था वैज्ञानिक न्यूटन ने। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो मेरे भाई याद रखना, कोशिका की खोज की थी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, औरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि औरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि औरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो मेरे भाई याद रखना, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की गई थी 3 मई 1939 को। किसके द्वारा की गई थी। तो मेरे भाई ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था। ऑप्शन ए महाराजा जयसिंह द्वितीय ने, ऑप्शन बी है सवाई मानसिंह ने, ऑप्शन सी है महाराजा जगजीत सिंह ने, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को बनवाया था महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी है गुरु शिखर, ऑप्शन सी है माउंट एवरेस्ट, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का हिस्सा है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है फ्लोरीन। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए कावेरी नदी पर है, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी पर है, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी पर है, और ऑप्शन डी है कृष्णा नदी पर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। और मेरे भाई यदि आपने पिछली क्लास से देखी है तो ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लासों के अंदर भी करवाया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है नर्मदा नदी पर। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन बी है यमुना नदी के किनारे, ऑप्शन सी है सरस्वती नदी के किनारे, और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि बनी हुई है यमुना नदी के किनारे। या फिर हम बोल सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थित है यमुना नदी के किनारे। ठीक है, तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है।
इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को आप मजबूत बना सकते हैं। और फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर ही उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बंगाल का सो किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए कोसी नदी को, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र नदी को, ऑप्शन सी है दामोदर नदी को और ऑप्शन डी है हुगली नदी को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बंगाल का सो कहा जाता है दामोदर नदी को। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को जाना जाता है विजय घाट के नाम से। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 17 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ शाम को 7:30 बजे। ठीक है।